बैंक आपके पैसों को निगलता जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। बैंक में पड़ा हुआ आपका पैसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और आपको पता तक नहीं आप कैसे कंगाल होते जा रहे हो। जिस तरह बचपन में हम लूडो का गेम खेला करते थे, याद है? उसमें मेहनत करके हम ऊपर तक पहुंच जाते थे और 99 पर एक सांप बैठा होता था जो कि हमें काट ले तो हम नीचे आ जाते थे और हमारी बुरी किस्मत 10 में से 9 बार 99 तो आ ही जाता था। अब यहाँ पर लूडो वाली गेम इसलिए क्योंकि लूडो की तरह फाइनेंस के इस गेम में भी हम एक एक पैसा इकट्ठा करके ऊपर पहुँचते हैं और इस गेम में 99 पर बैठा है बैंक, जो कि दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी नीचे गिराने वाला है और आप अनजाने में ऐसी कुछ गलतियां कर रहे हो जिसका खामियाजा बहुत ही बड़ा होने वाला है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैंक और बैंक में रखा आपका पैसा आपको धीरे धीरे कंगाल बना रहा है, कैसे आने वाली इन्फ्लेशन की वॉर में आप कैसे बुरी तरीके से हार जाओगे अगर सही टाइम में आपने कदम नहीं उठाया तो। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 1, व्हाई नॉट टू कीप योर मनी इन द बैंक। दोस्तों, मोस्टली आपका बैंक आपको लालच देते हैं अपने बैंक अकाउंट में आपका पैसा रखने के लिए और उसके बदले में वो आपको इंटरेस्ट पे करते हैं, जिससे कि आपके मन में एक मिथ आ जाता है कि आपका पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन आप गौर करो तो आपको पता चलेगा कि आपका पैसा सिर्फ नंबर्स में बढ़ रहा है पर उसकी वैल्यू और परचेसिंग पावर कम होती जा रही है। एक डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में हर बैंक सेविंग अकाउंट का कुछ 2 या 3% का इंटरेस्ट देता है। वही इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 7.5% से 8% के बीच है। कहने वाली बात ये है कि आज जो चीज 1000 की है, नेक्स्ट टाइम उसका प्राइस इंक्रीज होकर 1080 रुपए हो जाएगा। वहीं अगर आपके बैंक अकाउंट में 1000 है तो वो अगले साल 2 या 3% इंक्रीज होगा, यानी कि दोस्तों मात्र 20 से 30 रुपए। पर देखा जाए तो महंगाई तो 80 रुपए बढ़ गई। दोस्तों, इन्फ्लेशन एक ऐसा शैतान का नाम है जो कि दीमक की तरह आपके पैसों में लग जाता है और धीरे धीरे दोस्तों उसको खाना भी शुरू कर देता है। फिर एक टाइम ऐसा भी आ जाता है जो पैसा आपके पास है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। जरा अपने आसपास देखो दोस्तों, सब्जियों के दाम, बेसिक नीड्स के चीजों के दाम, ये सभी के सभी रातों रात बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है बजाय इसके कि वो महंगा सामान हमें खरीदना पड़ेगा। लेकिन क्या बैंक्स इस बढ़ती महंगाई में हमारी मदद कर पाए हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। दूसरों के अनाज पर अपनी रोटी सेकने वाले ये लोग जो कि खुद हर डिपॉजिट पर 15 से 16% अर्न करते हैं, वही हमें दोस्तों इसका फ्रैक्शन भर अमाउंट भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से दोस्तों सामान तो महंगा होकर 80 रुपए हो जाता है पर उसे खरीदने के लिए हमारे पास दोस्तों मात्र 30 रुपए होते हैं। फिर यहीं से शुरू होता है दोस्तों डेट ट्रैप, जिसमें दोस्तों आप ना चाहते हुए भी दुनिया भर के लोन के लिए जाते हो और एंड में जाकर दोस्तों जो आपके हाथ लगती है वो है आपकी गरीबी। अब बहुत लोग कहेंगे दोस्तों कि 2-3% तो मिल ही रहा है, अब पैसा अगर घर में रखूंगा तो उससे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऊपर से हम सभी की सोच है कि बैंक सबसे सेफ जगह है। तो भैया, रिच डैड और पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा कहते हैं कि आप लोग हमेशा 2 या 3% को देखते रहते हो। सेफली और सिक्योरिटी के चक्कर में आप अपने पैसे की परचेसिंग पावर को लूज कर देते हो और दोस्तों जिसकी वैल्यू कम हो जाती है बहुत ज्यादा। और ऐसा करके आप सभी लोग बैंक्स को तो अमीर बना देते हो पर खुद हमेशा गरीब ही रह जाते हो। अब दोस्तों ऐसे में आपकी जरूरत है सिर्फ एक चीज की, दैट इज इम्प्रूव योर कैश फ्लो, यानी कि पैसे का आना और जाना का प्रबंध। और इसे कैसे सही रखा जाता है आइए जानते हैं। चैप्टर नंबर 2, व्हाट इज कैश फ्लो। दोस्तों बेसिकली हमारा समाज 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच क्लास। और ये भेदभाव मैंने नहीं किया है बल्कि सोसाइटी के लोगों ने किया है। कैश फ्लो का मतलब है पैसों का आना और जाना, यानी कि कहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हैं और कहाँ से अर्न कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमारी 2 कैटेगरी के लोग, यानी कि पहले 2 कैटेगरी के लोग सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि कैश फ्लो का आउटफ्लो कैसे करना है, यानी कि खर्चा कैसे करना है, और ये कभी भी नहीं सोचते कि इनफ्लो का क्या होगा, यानी कि पैसे आएंगे कहाँ से आखिर। तो ऐसे में इनको एक ही मात्र सहारा दिखता है और वो है बैंक। इन्हें ऐसा लगता है कि इस महंगाई के दौर में अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो है बैंक। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो महंगाई के समय में आखिर आपका साथ सबसे ज्यादा कौन देगा? तो दोस्तों इसको जानते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। पहला है रघु, जो कि एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। दूसरा है अभी, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तीसरी है जया, जो कि रिच क्लास से नहीं लेकिन रिच माइंडसेट वाले लोगों के बीच से आती है। तो फर्स्ट बात करते हैं रघु की, जो कि मुश्किल से महीने का बस इतना पैसा कमा पाता है कि उसको और उसके बीवी बच्चों को 2 टाइम का रोटी मिल सके। इसके पास दोस्तों पैसा बचाना तो दूर दूर तक सेविंग का नामो निशान नहीं है। फिर आते हैं दोस्तों अभी जैसे लोग, यानी कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग, जिनकी संख्या दोस्तों सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अब दोस्तों अभी महीने का 30,000 रुपए कमाता है, जिसको दोस्तों वो अपने घर खर्च, अपने ऐशो आराम और अपने पेरेंट्स की हेल्थ पर खर्चा करता है। साथ ही दोस्तों अभी के ऊपर कार की EMI का बोझ भी है। और दोस्तों इन सभी चीजों के बाद मुश्किल से ही उसके पास कुछ पैसा बच पाता है, जिनको इकट्ठा करके दोस्तों वो बैंक में FD करा देता है, यानी कि दोस्तों सारा का सारा पैसा ऑलरेडी बैंक के पास है और जो भी इन्वेस्ट करना था वो भी बैंक को दे दिया। एट लास्ट आती है दोस्तों जया, जो कि रिच माइंडसेट से बिलोंग करती है, जिसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि पैसों को सिर्फ रखना नहीं है बल्कि पैसों को ऐसे जगह पर इन्वेस्ट
करना है जहाँ पैसे से पैसा बन सके और साथ ही साथ कैश का फ्लो हमेशा बना रहे, यानी कि इन्वेस्ट करने के साथ साथ उस पर रिटर्न भी मिलता रहे, जो कि इन्फ्लेशन जैसी बीमारी से यानी कि प्रॉब्लम से आसानी से डील कर सके। इसीलिए जया अपनी मंथली सैलरी का 50% बेसिक नीड में खर्च करने के बाद रेस्ट अमाउंट इन्वेस्ट करती है, वो भी ऐसी जगह दोस्तों जहाँ पर उसको 10 से 12% का रिटर्न आराम से मिल सके और अपना मेन फोकस कैश आउटफ्लो पर नहीं बल्कि इनफ्लो पर रखती है। अब दोस्तों अगर महंगाई की मार पड़ी तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन आसानी से उससे लड़ पाएगा और दोस्तों कौन उसे बीट कर पाएगा? तो आई एम श्योर दोस्तों आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। पैसा बैंक में रखकर अगर आपको लगता है कि 2-3% का कैश फ्लो आपके लिए इनफ है तो दोस्तों आप गलत हो। जया जैसे रिच माइंड वाले लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि एक रिक्वायर्ड अमाउंट बैंक में रखना ही ठीक है और वो बाकी पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर उनको माइंड ब्लोइंग रिटर्न मिलता हो और कुछ ऐसे एसेट बिल्ड करते हैं जिससे कि उनके आने वाले जनरेशन को कैश फ्लो की कभी चिंता न करनी पड़े। तो दोस्तों कौन से हैं वो एसेट्स, आइए जानते हैं। चैप्टर नंबर 3 रियल एस्टेट्स एंड रीट्स। अब बात आ रही है दोस्तों एसेट्स बेटर देन बैंक्स की। तो दोस्तों रियल एस्टेट एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर आज से 10 साल या फिर 100 साल पहले भी अगर किसी चीज की वैल्यू होती तो वह जमीन यानी कि दोस्तों रियल एस्टेट और प्रॉपर्टीज में अगर आप इन्वेस्ट करते तो एक बात की तो गारंटी है कि आपका पैसा कभी लॉस में नहीं जाने वाला। बट हाँ दोस्तों ये चीज हमें लॉन्ग टर्म में देखनी है, ना कि शॉर्ट टर्म में, क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ सालों में सिर्फ यही एक इन्वेस्टमेंट है जिसने कि हमें पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। साथ ही दोस्तों रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का एक फायदा यह भी है कि आपको मंथली पेमेंट भी दोस्तों मिलती रहती है और वो भी दोस्तों रेंटल इनकम के तौर पे, जिसमें आपको कैश फ्लो मेंटेन करने की परेशानी कभी महसूस ही नहीं होगी। और तो और रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि उनके रिच डैड इतने ज्यादा सुपर रिच बन पाए क्योंकि उन्होंने रियल एस्टेट को ही अपना सक्सेस का मंत्र बना लिया था और धीरे धीरे करके वो प्रॉपर्टीज एक्वायर करते चले गए और उनसे आने वाले पैसों से उन्होंने अपना सारा रेंट और दोस्तों उससे आने वाले रेंट के पैसों से उन्होंने सारा लोन पे ऑफ कर दिया और आगे जाकर इन्फ्लेशन को भी बीट कर दिया, क्योंकि दोस्तों बढ़ती महंगाई के साथ साथ रेंट भी तो बढ़ता है ना। लेकिन सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर यह है कि हमारे पास लैंड और प्रॉपर्टी खरीदने का पैसा नहीं है और हम डेट लेना नहीं चाहते इसके लिए। तो दोस्तों ऐसे में आपका बेस्ट ऑप्शन होता है रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसमें हम कम पैसों के साथ भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों रीट्स एक तरह का म्यूचुअल फंड की तरह होता है। इसमें बिल्कुल फंड की तरह ही एक कंपनी कई सारे प्रॉपर्टीज पर अपना पैसा लगाती है और उससे मिलने वाले रेंट को इन्वेस्टर्स में डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब दोस्तों आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो तो दोस्तों यहाँ पर आप रियल एस्टेट की कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहाँ का रेंट दोस्तों रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के मुकाबले 3 गुना होता है, जिससे दोस्तों आप आसानी से लिया हुआ लोन अपना चुका सकते हो और दोस्तों एक टेंशन फ्री फ्यूचर प्लान कर सकते हो। पर दोस्तों आप ज्यादा सेफ्टी और कम बजट में अगर ढूंढ रहे हो तो रीट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका रेट ऑफ रिटर्न 10 से 15% होता है और जिसमें आप मात्र 10,000 रूपए से भी शुरू कर सकते हो। अब दोस्तों आता है चैप्टर नंबर 4 स्टॉक्स वर्सेस इंडेक्स फंड वर्सेस एफडीज। अब रियल एस्टेट के बाद अगर आप कहीं से 10, 15 या 20% तक का रिटर्न कमाना चाहते हो तो उसका सही आंसर है स्टॉक मार्केट। और बात क्या आती है कि स्टॉक मार्केट का नाम लेते ही लोगों के मिक्स रिएक्शन आना शुरू हो जाते हैं। कोई कहता है कि ये स्टॉक अच्छा है, कोई कहता है कि ये वाला फंड अच्छा है, कोई कहता है कि इंडेक्स फंड अच्छा है और उसमें से एक और ये निकलता है कि ये सब बेकार चीजें हैं और सिर्फ एफडी ही सबसे बेहतर चीज है। तो आइए दोस्तों इस मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करके आपको समझाते हैं कि स्टॉक बेस्ट है या फिर इंडेक्स फंड या फिर दोस्तों बैंक्स की एफडीज अच्छी हैं। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऋषभ, जग्गी और अमित 3 फ्लैटमेट होते हैं। कॉलेज के टाइम से ही दोस्तों ये तीनों के तीनों साथ साथ होते हैं और दोस्तों लाइफ के हर मोमेंट आपस में शेयर करते हैं। कॉलेज के बाद दोस्तों स्ट्रगल खत्म होते ही तीनों को जॉब फाइनली मिल जाती है, जिसमें कि दोस्तों ऋषभ की सबसे अच्छी जॉब लगती है और दोस्तों उसको 1 लाख रुपए महीने का पैकेज मिलता है। वहीं जग्गी दोस्तों 40,000 रुपए पर मंथ और अमित समवेयर अराउंड 40,000 रुपए ही मिल पाते हैं। अब दोस्तों ऋषभ ठहरा थोड़ा सा रिस्क टेकर और उसने स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। अपनी सैलरी में से दोस्तों हर महीने वो 10,000 रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा। वहीं दोस्तों जग्गी थोड़ा प्रैक्टिकल और स्मार्ट निकला। अब दोस्तों उसके पास ऋषभ जितना पैसा तो सेव नहीं था और दोस्तों उसको स्टॉक मार्केट की इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी। तो दोस्तों उसने सबसे सीधा सिंपल इंडेक्स फंड को चूज कर लिया, जो कि दोस्तों उसको अच्छे खासे रिटर्न भी दे दिया करता था और अपनी सैलरी में से हर महीने वो 6,000 रुपए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया करता था। पर अमित कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकला और उसने सोचा कि स्टॉक मार्केट वगैरह तो सब धोखा है और यही सबसे अच्छा मौका है एफडी में इन्वेस्ट करने का। और उसने बहुत सालों का इंतजार करके 5 लाख रुपए इकट्ठा किए और उन सभी 5 लाख रुपए को एफडी करा दी। अब धीरे धीरे बढ़ती लाइफ स्टाइल और लाइफ के चलते तीनों के तीनों अलग हो गए और 30 साल बाद जब ये तीनों मिले तो इनकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से थी। इस चार्ट में आप देख सकते हो दोस्तों कि ऋषभ हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी 20 सालों के लिए। तो 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसकी टोटल रिटर्न होती है 1,32,00,000 रुपए। वहीं जग्गी जिसने की इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था वह हर महीने 6,000 रुपए
रुपए इन्वेस्ट करता था और उसने अपना इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक किया और उसको जो रिटर्न मिला था वो था 13% का। तो उसका टोटल अमाउंट हुआ 2,65,00,000 रुपए। और अमित ने केवल 10 सालों के लिए एफडी में इन्वेस्ट किया था और वो भी 5 लाख रुपए, जहाँ पर उसे अराउंड 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो दोस्तों उसको एट द एंड मिले 10 लाख रुपए मात्र। तो दोस्तों अगर आप भी मिडिल क्लास लेवल अर्नर हो, यानी कि जग्गी की तरह महीने के 30 से 40 हजार रुपए अर्न करते हो, तो दोस्तों आपके लिए ये सही टाइम है कि अपनी आंखों को खोलो और राइट इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को यूज करो और बैंक में अपना सारा पैसा रखने की बजाय इंडेक्स फंड या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। और अगर दोस्तों आप बिगिनर हो और आपको अगर डर लग रहा है तो एक साथ नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चालू करो और जितना हो सके दोस्तों इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लो, जिससे कि दोस्तों आपको धीरे धीरे नॉलेज आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा इन्वेस्ट करने का। और दोस्तों जब आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाओ तो आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा लेना। बट अगर दोस्तों आप अपनी आंखों को बंद रखोगे और अपना सारा पैसा बैंक में रख दोगे तो फिर बैंक आपका सारा पैसा डकार लेगा और दोस्तों आप कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।